In the last class, what we were discussing about the project planning, right? So what is the meaning of project planning? What are the basically essentials of project planning? Why we require project planning? In today's class, we are going to understand that what is the benefit of purchasing an existing business. ठीक है, किसी existing business को हमें purchase करने का क्या benefit होता है और किसी business को हम existing business को purchase क्यों करते हैं? Why we are not starting a business from scratch? Now the term is scratch. यहाँ एक word आया है scratch. ठीक है, अब स्क्रैच का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि आप अपने पैशन को, स्किल को, टैलेंट को यूज करते हो, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ फैक्टर्स को एक साथ जोड़ते हो और जब कोई अपना बिजनेस शुरू करते हो तो उसको कहते हैं स्क्रैच। तो एक तरीके से न्यू स्टार्टअप करना बिजनेस का, इसको कहेंगे हम बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, राइट? नाउ आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट दैट व्हेन वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस or in which term we are starting the business, but we are purchasing the existing business, यानी कि अपने business के लिए हम existing business को purchase कर रहे हैं, and so many people are doing so. Why they are doing so? What is the advantages of it? We are going to discuss about it in this class, right? So I guess this point is clear to all of you. समझ में आया? And today's success story is on Dream 11. ठीक है, तो Dream 11 पे हमारी आज की success story है. Okay, so let's start with the class. So if we are talking about the existing business, some people are finding it more better as comparison to starting the business from scratch. The reason behind it is that is risk. ठीक है, existing business जो है वो कहीं ना कहीं उनके पास एक established customer base है, hiring employees की भी requirement नहीं है. अगर आप कोई नए बिजनेस को शुरू करते हो तो यू हैव टू इनकर लॉट ऑफ टाइम फॉर प्लानिंग द बिजनेस, यू हैव टू हायरिंग द पीपल, यू हैव टू फाइनेंस वगैरह के लिए एवरीथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ, राइट? एंड यू हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियल, तो आपको टाइम बहुत ज्यादा आपका लगता है, एफर्ट लगता है. You have to think about the business structure. You have to think about lot of things in the business if you started the business by scratch. But if we are starting the business by purchasing or buying an existing business, then some of our work will be reduced. हमारा कुछ काम जो होता है वो क्या हो जाता है, reduce हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको कस्टमर बेस की स्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है. जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनका अपना कस्टमर बेस होता है. एम्प्लॉयज की भी हायरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज है. उस एग्जिस्टिंग बिजनेस में ऑलरेडी एम्प्लॉयज अवेलेबल है. आपको बहुत ज्यादा निगोशिएशन की भी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लीज वगैरह की, क्योंकि उस एग्जिस्टिंग बिजनेस के पास लीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा. ठीक है, लेकिन अगर आप ये चीज देखिए कि अगर आप बिल्कुल नया कोई बिजनेस शुरू कीजिएगा तो आपको यहाँ पर रिसर्च का काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मार्केट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही कोई गारंटी है कि द बिजनेस विल बी सक्सेसफुल. ठीक है, तो इन शॉर्ट ये समझिए कि यहाँ पर आपका जो परचेजिंग जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं आपको रिस्क से बचा रहा है. ठीक है, किससे बचा रहा है? आपको रिस्क से बचा रहा है. ओके, यहाँ पर कुछ मैं टर्म्स आपको और बता रही हूँ. अब अगर हम कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो उसमें रिसर्च करने की जरूरत है या नहीं? इफ वी आर परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, डू यू थिंक दैट वी नीड टू डू रिसर्च वर्क? एनीवन? कोई मुझे बताएगा कि जब हम एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या हमें रिसर्च करना चाहिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Obviously, we have to do research work. But when we are starting the business, new business by own or by scratch, in that situation, the research will be in the diversified form. In which form I am saying? Diversified form. Where we have to research about the customers, we have to research about the segmentation, we have to basically look for the location. So many factors will be included in that, right? But in this situation, when we are buying existing business, we have to research only on the situation of the business, right? In what situation the business is right now. Sometimes the business was very much, its image is very much deteriorate. If we will purchase those business, it might be possible it is going to affect our business in the long term. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें रिसर्च करना पड़ेगा, बट हमें सिर्फ अपने फाइनेंस को और अपनी सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए करना पड़ेगा. ठीक है, तो बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपका रिस्क नो डाउट लो हो जाएगा कंपैरेटिवली टू स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. यहाँ पर आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन स्टिल वी हैव टू इन्वॉल्व इन सम पर्टिकुलर स्टेजेस.
and there are 5 stages in which we are going to be involved when we are purchasing an existing business. What is that? First one is finding a suitable business. If you are purchasing an existing business, it is very much important that the business, whatever we are purchasing, that is suitable according to our need. ठीक है, that is suitable for our own business. ठीक है, हम अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए, मतलब उस बिजनेस को जब हम परचेज कर रहे हैं और हो सकता है उसमें हम अपना इनोवेशन वगैरह एड ऑन करें, तो वो बिजनेस इस सिचुएशन में होना चाहिए कि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए. ठीक है, फर्स्ट थिंग फाइंडिंग अ सुटेबल बिजनेस, इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर बिजनेस के ऑप्शंस में आप चेक कीजिएगा कि कौन सा बिजनेस आप परचेज कर सकते हैं. ठीक है, getting the information you need, you can ask about the information of the business, you can take the information of the business regarding to its hiring policies, regarding to the customer base, regarding to the market share. So you, whatever information is required to understand about that business, you just required it. Okay. Third one, the determining the price. Now you're purchasing the existing business, without you need to pay some money. पैसा पे करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ये बताइए. जब आप कोई बिजनेस को ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वी हैव टू पे द मनी. लाइक फॉर एग्जांपल, वी हैव टू पे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़. ठीक है, so then we have to determining the price. If that price is not suitable for us, for example, my limit is that I can pay only 5 crore and they are asking 10 crore, so obviously we cannot able to afford that business. True. So in that situation, either we are going to negotiate over it, that please provide me at 5 crore, or we have only option that we can purchase it till 5 crore. So we can negotiate. If the deal will done, then obviously हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की तरफ मूव हो जाएंगे. अगर डील डन नहीं हुआ तो इसके बाद हम दूसरे बिजनेस को फिर वापस से देखना शुरू करेंगे, दूसरे जो बिजनेसेस मार्केट में अवेलेबल है जिनको हम परचेज कर सकते हैं. आई बात समझ में? बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस में किस तरीके से हमें यहाँ पर स्टेजेस कितने हैं, क्लियर हुआ? यस मैम. वी आर गोइंग टू बाय एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. ठीक है, चलिए अब देखिए, जो आपका बिजनेस, द काइंड ऑफ बिजनेस इज टू बी ब्राउड डिपेंड ऑन द पर्सन्स वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्पेशल स्किल. ठीक है, अब आपके लिए बिजनेस को खरीदना अच्छा है या आपके लिए बिजनेस को अपना स्टार्ट करना अच्छा है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. आप क्या देखना चाह रहे हो. जैसे अगर मान लीजिए जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी आपके पास है, अभी आइडिया जो है, हो सकता है उसके लिए स्क्रैच यानी बिगनिंग से बिजनेस शुरू करना इज बेटर. So that is totally depend upon that what you are looking for. ठीक है, अब यहाँ पर जो 5 स्टेजेस मैंने आपको बताया, what are those stages? First one is finding a suitable business. हमें जब हमने पहले मन बना ही लिया है कि अब हमें बिजनेस परचेज करना है जो ऑलरेडी मार्केट में सेटल्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में पहले तो हमें वो वैसा बिजनेस को ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग फाइंडिंग अ सुटेबल बिजनेस, getting the information you need, whatever you require to know about the business, what you are going to purchase, information को एक्वायर करना, फिर प्राइस देखना कितने रुपीज में, कितने रुपीज हम लगा करके वो बिजनेस को परचेज कर सकते हैं. अगर वो हमारे लिए सुटेबल प्राइस हुआ तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू निगोशिएट इट. once negotiation and deal is done, then we are going to do the financial transaction. But if the deal will not done, then definitely we are not going to do the financial transaction. ठीक है, अब next one is, मतलब ये जो आपके ये सारे 5 स्टेजेस थे फॉर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द अदर स्टेप. ठीक है, अगर आप अपने रियलिटी को, मतलब जो भी आपने इमेजिन किया, अगर उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करना इज अ बेटर सोल्यूशन और ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. डू अ सेल्फ इवैल्यूएशन टू इंश्योर दैट रनिंग अ बिजनेस इज कंपैटिबल विद वंस ओन गोल, आइडियल, पर्सनालिटी एंड एबिलिटी. ठीक है, मे बी यू विल परचेज द, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं, अगर आप कभी भी कोई भी बिजनेस परचेज करते हैं या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये सब चीजों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज किया तो आप बिल्कुल 0% रिस्क पे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इवन यू विल परचेजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, यू हैव टू गिव योर एफर्ट, डेडिकेशन, क्योंकि हो सकता है उस बिजनेस का मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा हाई ना हो,
लेकिन अगर आपने अपनी एबिलिटीज और एफर्ट से उस बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बनाया तो डेफिनेटली यू विल फेस द फेलवर, राइट। तो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि अगर आपने अपने बिजनेस को स्क्रैच की जगह पे, अगर आपने नया बिजनेस की जगह पे अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस भी परचेज किया, तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स और रूल्स। एंड व्हाट आर रूल्स? कि आप सबसे पहले डू द सेल्फ इवैल्यूएशन दैट हाउ मच कैपेबल यू आर। ठीक है, अगर आप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो यू आर कंपैटिबल विद दैट और नॉट। जस्ट फोकस ऑन योर ओन गोल, ideals, personality and ability. ठीक है। Second thing, decide what type of business would correspond with one's goal and suit person's needs and experience. So purchasing business is not the one thing which we have to do, but we have to also analyze that which type of business is suitable according to my goal. See, if the person want to start the software company, definitely that person is going to purchase the software company only, right? सही बात है ना कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर में, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं किस टाइप की कंपनी को परचेज करना चाहूंगी, किस टाइप के बिजनेस को परचेज करना चाहूंगी, बताइए आप लोग। अगर मुझे सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आई एम गोइंग टू परचेज? टेल मी। मैम कोडिंग आपको आता है तो कोडिंग वाले में। कोडिंग वाले में आईटी से रिलेटेड, तो आईटी टाइप के बिजनेस को हम परचेज करना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एफएमसीजी कंपनी को परचेज कर लेंगे। नो मैम। तो डेफिनेटली दिस इज सेइंग कि आप जो भी बिजनेस परचेज कर रहे हैं या जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपके गोल के साथ कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, और आपकी नीड और एक्सपीरियंस के साथ सुटेबल होना चाहिए। अगर कोई पर्सन है जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस उसका किसमें रहा है, आपके एफएमसीजी कंपनी में एज अ मार्केटिंग, ट्रू, कैसा रहा है, मार्केटिंग के रूप में उस पर्सन ने 10 साल काम किया है, and now that person wants to move toward the coding, so that is ever not suitable because your experience is not suitable according to your goal. ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस में होता है कि जब आप बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं और आप बिल्कुल अलग सेक्टर में एंटर कर जाए, दैट इज एक्सेप्शनल सिचुएशन, बट somehow you will always focus on those type of business in which you already experienced, in which you already did some work, right? So always try to analyze or evaluate yourself capability. Your self evaluation is important. Whatever business you are purchasing, just try to correspond it with your own goal. Like what kind of business you want to start, what kind of business you want to run, what is your experience, what is your goal, what is your ability, in which field you are expertise. So we have to think about all these points. Next one is, if whenever you are purchasing the business, or even you are starting the business, these are the normal and general terms. It's not about the existing business only, but it's about the starting the new business. ठीक है, कोई भी business आप खरीद कर start कीजिए उसको properly, या चलता हुआ business को आप purchase कीजिए, उसको take over कर लीजिए, या फिर आप business को एकदम initial stage से start कीजिए. These things always required. ठीक है, अगर आप कोई भी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू कलेक्ट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड विद द मैक्रो एस्पेक्ट व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ वी आर परचेजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, क्योंकि टॉपिक एग्जिस्टिंग बिजनेस का कर रहे हैं, तो यहाँ पर वी हैव टू लुक ओवर द मैक्रो एस्पेक्ट। ओके, नाउ द पॉइंट, व्हाट इज मैक्रो एस्पेक्ट हियर? तो मैक्रो एस्पेक्ट का मतलब ये है कि द फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द बिजनेस, लाइक what kind of truth we already understand about the pestle. अगर आप लोगों को याद होगा तो political, legal, economical situation क्या है business का, we have to think about those factors as well as we have to consider some other factors like market factors, customer base, trends, what is the technological advancement. So we have to look over all these factors of the new business. ठीक है, next one is कि if you are purchasing the business, always try to contact the prospective seller. ठीक है, instead of using so many mediators, sometimes it's better to ask the company owner or the person who is very much relatable with the company. ठीक है, so just try to avoid so many mediators. If you are purchasing a business, just try to contact directly with the company owner and why he is selling and what is the reason. Just do meetings and just ask about all those things, and after that you can move toward purchasing the existing business, right? So prospective seller से हमेशा contact कीजिए if you are purchasing the existing business. And one more thing, what I even earlier told you, that evaluate the business and its future prospect.
Why I'm saying this? Like earlier, if the business is very much, its image is very much deteriorate in the market, यानी उस बिजनेस का बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड मतलब नहीं था उनके प्रोडक्ट्स का, या बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं कर रहा था, lack of management या lack of proper working atmosphere, anything is there, just try to understand that this business is going to help you in growth in your future perspective or not, right? If you are thinking that either it will start, if you purchase this business and your risk will be minimized, it doesn't mean कि आगे चल करके आप इस रिस्क को वापस से फेस नहीं कर सकते हैं. यू कैन, ठीक है. तो इस चीज के लिए यू हैव टू इनलिस्ट द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स. just try to consult with the professionals who will help you in this, that purchasing this business is suitable for your dream goals and for startups or not. ठीक है. So just try to take the help of the professionals and those persons who are basically very much indulge in these kinds of activity of purchasing and selling, and they have knowledge about the business. ठीक है. So just try to take the help of the professional and expertise, and the person who is knowledgeable and expertise, definitely that person is able to guide you properly. And if you are less knowledgeable in this aspect, right? So evaluate the business prospect as well as try and just take the help of professionals expertise who is going to fill this gap of the knowledge and information, and they will help you to take the better decision, right? बातें समझ में आ रही हैं सबको? सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? everyone? Yes. Okay. What about the others? Yes, ma'am. Next one is evaluate the business. हो गया. Next is determine the price. See, sometimes it is very much difficult for the person who want to become an entrepreneur because of financial crisis they always face. Either they have a saving, but if you want to start a business, it will take a lot of amount. ठीक है. And sometimes we are not in that position where we can take the loan. ठीक है. लोन मिल भी रहा है तो भी you have to just provide collateral, and there are so many constraints between taking the loans and using your saving amounts. That is a part of the financial risk in short. ठीक है. So first of all, we have to look that we are able to afford to purchase this business or not. ठीक है. जैसे मैंने आपको फ्रेंचाइज के लिए बताया था कि लाइक फ्रेंचाइज परचेज करना, दैट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी इन शॉर्ट, बिकॉज इट रिक्वायर्ड सो मेनी थिंग्स. ठीक है. यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट. व्हाट आई टोल्ड यू कि फॉर परचेजिंग द फ्रेंचाइज ऑफ द मैकडोनल्ड, एटलीस्ट यू हैव टू पे 50 लाख रुपीज वन टाइम पेमेंट यू हैव टू डू, है ना. सो द सेम सिचुएशन इज हियर. Like if you are not able to purchase that business, sometime obviously the बोल सकते हैं एक अच्छा opportunity आपके हाथ से निकल सकता है. So determine the price, that what price at least you can pay. कितना आप पे कर सकते हो. ठीक है. So you just need to determine. अगर ऐसा लगता है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है लेकिन बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है और बिजनेस की जो आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के बिजनेस मुझे बहुत फायदा दे सकती है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अरेंज फॉर द फाइनेंस एज वेल. Some entrepreneurs are taking the help of the informal way of the financing, like they are taking the loan from their friends, from their relatives, from their family members, and there are some even facilities which is provided by the government, like the Smile Fund. ठीक है. That Smile Fund is what it is. It is under the SIDB, Small Industrial Development Bank of India. This is a Smile project through which you are able to fund your business. ठीक है. So what you can do, you can either take the informal way of loan or formal way of loan. So that is totally dependent upon the entrepreneur, but you can raise the necessary finance whatever is required. Once everything is done, everything, it means that deal is done. In short, इसको अगर मैं बोलूं एकदम बिजनेस के लैंग्वेज में, तो अगर डील आपका डन हो गया एक बार, तो अब आपको करना है, एक मिनट, now what you have to do, you have to basically move on toward the legal formality, because it is a way of transferring the business का ownership और possession आपको transfer हो रहा है. So you required a proper agreement, you required some evidence that is showing that this business is going to
going to you, or you are purchasing that business. So now you are the owner of this business. So whatever legal formality is required, just fulfill it. Okay? Signature of the owner. What I earlier even said, just try to avoid the mediators in between, because sometimes the fraudulent activities are also going on, that they will ask you for the money. Once they will get it, then after that there will be no business, there is no owner. So this kind of thing can be possible. So try to avoid the mediator bit in between and just fulfill all the legal formalities. Take the help of the legal consultants or advocates who is going to help you in that, transferring the whole assets and whole business to the person. तो आप अपने लीगल फॉर्मेलिटीज को सब फुलफिल कर लीजिए ताकि आगे चल के गवर्नमेंट आपको इंटरवेन ना करे, राइट? Once that is done, then implement the takeover. Then that business you will run according to your own choice, and you whatever changes you want to make, whatever policy you want to make, if you want to do hiring and all, now the business is totally yours. So I guess buying the existing business के stages and what is requirement if you are buying the existing business, that is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Now there is something I just want to tell you, that is the price right? This is a topic. Is the price right? ठीक है? So जो seller होते हैं will want to capitalize on his or her hard work and dedication, no doubt. अगर मैंने कोई business शुरू किया and if I am selling it, it is not a very happiest thing in my life. Sometimes it is a painful thing. True? So he or she is basically offering you their dedication, their efforts to you. It might be possible because of some lack of proper implementation, business नहीं चला हो या कोई भी reason हो सकता है, लेकिन that seller is basically capitalize on his or her hard work and dedication. एक तरीके से अपने hard work और dedication का वो पैसा लगा रहा है ना? आ रही बात समझ में? ये समझ में आया? तो जो buyer है want to make a sound investment offering an acceptable return, which means paying as little as possible. तो जो buyer है, who ABCD, अगर कोई भी बायर है, want to make a sound investment. Sound investment का मतलब अच्छा खासा उनको पैसा देना पड़ता है, ऑफर करना पड़ता है उनको पैसा, ताकि वो एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया किसके द्वारा? सेलर के द्वारा. When one buys a business, investing in future prospects, reviewing the past, only useful in helping person to determine what those prospects might be. तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि प्राइस आप कितना सेट करते हो बिजनेस का. कई बार ऐसा होता है कि जो बिजनेस सेलर है वो कहीं ना कहीं वो वेट करता है एक प्रॉपर अमाउंट का. इफ दैट अमाउंट विल बी offered by the buyer, then after that we are going to see. So for attracting and for getting that business, sometimes the buyer have to offer the large amount. ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखिए, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है इस बिजनेस का, तो इतना पता है कि इसने छोटे से कैपिटल, जो इतना अमाउंट कैपिटल का दे रहे हैं ना, इससे ज्यादा बाद में आगे चल के रिटर्न ले लेंगे. तो ये मेंटालिटी होती है कई बार बायर की. ठीक है? यहाँ पर कोई फिक्स सेट रूल नहीं है कि आप अपने बिजनेस का क्या वैल्यू लगाते हैं. लाइक व्हाट अमाउंट यू आर बेसिकली वांट and what amount you are going to set. There is no rules and policies for that. It might be possible for the overall valuation of the business is 2 crore, but the person is asking for 5 crore. Then why they're asking for more 3 crore? It might be possible the goodwill and the brand equity is there, right? So what I just want to tell you कि यहाँ पर जो आपका situation है, मतलब if you are purchasing the business, so you never able to get that amount whatever you're expecting. Like if you're thinking that 1 करोड़ का business है 50 लाख में मिल जाए, no. Maybe 1 करोड़ का business 2 करोड़ में मिलेगा आपको. ठीक है? So there is no rules and policies and there is no regulations. So, but if you are purchasing the business, you need to take some information. आप क्या कर सकते हैं? आप business के past कुछ detail और experience देख लीजिए. अगर बिजनेस जो है पास में कभी प्रॉफिट में रहा है, लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट में रहा है, मार्केट में कस्टमर्स इसके ज्यादा हाई हैं, तो नो डाउट यू कैन पे हाई अमाउंट फॉर दैट, बिकॉज नाउ दूस कस्टमर्स आर गोइंग टू ट्रस्ट ऑन यू एज वेल. So you don't need to make the customer based on the first stage, but you have lot of customer who is associated with that business. ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर पैसा प्राइस आप तय करना चाहते हैं, प्राइस सेट करना चाहते हैं,
So what kind of thing you just need to consider? आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए? फर्स्ट थिंग पास्ट, यानी कि पास्ट हिस्ट्री निकालिए बिजनेस का, ट्रेंड्स देखिए, ग्रोथ पैटर्न देखिए, उससे मार्केट शेयर का सिचुएशन देखिए. ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देगा कि ये बिजनेस का फ्यूचर है क्या. अगर पास्ट के 20 साल से वो बहुत ही अनप्रॉफिटेबल सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली आगे चल के भी ये लॉस ही रहे आपको, राइट? So in short, you have to look upon the past history and details. Like for example, we already saw the situation of Air India. The Air India is privatized. Why? Because it was in the loss from last 20-25 years. True. So government is injecting the fund, and if it is not working properly, so then after that, what they did? They basically sold it to the Tatas, right? So in short, the same situation is here. That if the past history is not okay, okay, if the past is not okay of this business, the future prospect of the business is also in the risk. So in that situation, अगर आप लेना भी चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि you will change the whole structure of the business, और अगर आप पूरे वैल्यू, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, you are able to take such kind of risk, but you are never willing to pay such high amount for that type of business. अगर उनका पास अच्छा नहीं है, तो 1 करोड़ के बिजनेस के लिए आप 5 करोड़ कभी भी पे करना नहीं चाहेंगे, ठीक है? So this is also helping you to determining the price, that what is the suitable price to purchasing this existing business. आ रही बात समझ में सबको? Everyone? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Next one is the reason for the sale. This is a very important question, that why this person is willing to sell this business. What is the reason behind it? ठीक है? अब ये भी प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है. Like if the seller have a very important reason for selling the business, and that person is have maybe the person, the company owner want to shift to abroad, or they have multiple businesses and he or she is not able to handle so many business at a single time, or there are multiple reasons. There's a personal reason, professional reason, or there it might be possible that business is not giving the return whatever the seller is expecting. ठीक है? So always try to understand that what is the reason for the sale, and it is also influence the price. Like if the seller को बहुत जल्दी है business बेचने का, so in that situation you can negotiate or you can bargain a lot. ठीक है? अगर necessity seller की ज्यादा है, तो यहाँ पर आप bargaining और negotiation कर सकते हैं. If the seller is under the pressure to sell, what I told you, कि अगर वो under pressure है sale करने के लिए, because of any of the reason, because of the financial difficulty, because of he want to settle in abroad, because of the multiple business chain, or because of the ill health, sometimes the person is not well, that he or she is able to handle the business. Any of the reason, or sometimes there is a death of the operator who is operating the business, ठीक है, who is the lungs of the business in short, ठीक है? So in that situation, the business is not able to breathe, ठीक है? If there is a no lungs, in short, if there is a death of the operator. So what you can do as a buyer, you can expect a more reasonable price. You can bargain a lot, you can negotiate the price. और अगर सेल अर्जेंट है, तो वैसे ही प्राइस जो है आपके बिजनेस का और डाउन हो जाएगा. If the sales is urgent, if the seller is under pressure because of any XYZ reason, then in that situation you can negotiate and the price can be below whatever you want to pay. Like for example, if you are ready to 50 lakh, you can even negotiate it to the 20 lakh. आई बात समझ में? Everyone? Yeah. Everyone, you all are able to understand whatever I am teaching right now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो वाई आप, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कैमरा टर्न ऑफ क्यों है? टर्न ऑन करो. Okay. Now next one is the person's ability to negotiate a cash purchase. Now the question is like how you're going to make payment. ठीक है? Either you can give the check, either you can give the cash. There is a one question, like the cash is always a risky transaction, because for the cash there is a no recorded transaction that you did this transaction. वो वाला situation आ जाएगा. अगर आप अपने दोस्त को 100 रुपए देते हैं, तो इसका कहीं रिकॉर्डेड फॉर्म नहीं है, लेकिन if you will pay it via Paytm, if you will pay it via Google Pay, if you will pay it via any of the other payment medium, then there will be a proof. True. But the cash transaction is something which have never any proof, and that is one of the reasons so many shopkeepers, they don't want to pay you bill because of the cash transaction.
क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन का बिल अगर आपको नहीं मिलेगा तो जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, so I'm just telling you the fact. It is, I'm not saying that everyone is doing so, but yes. तो जो पर्सन है उसकी एबिलिटी क्या है निगोशिएट करने की, अगर वो कैश परचेज कर रहा है, कैश परचेज इट मींस दैट ही इज प्रोवाइडिंग द कैश टू द पर्सन, टू द सेलर. If the person has rely on the finance, just wait for a minute. Who is this Abhishek? He is coming at this time. Okay. So in this situation, in this condition, what will be happening? The person है उसकी ability होनी चाहिए, what I told you, negotiating the cash purchase. And उस अगर वो रेज कर रहा है फाइनेंस कहीं से, अगर वो फाइनेंस को लेकर आ रहा है, अरेंज कर रहा है, पर्सन जो है अगर वो फाइनेंस पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे में जो सेलर है विल बी लेस इंक्लाइन टू ड्रॉप हिज प्राइस. अगर कई बार ये सिचुएशन है कि जो पर्सन है वो बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं दैट पर्सन इज विलिंग टू परचेज, इन शॉर्ट द बायर इज विलिंग टू परचेज बिजनेस एंड ही अंडरस्टैंड दैट, मतलब अगर उसके पास पैसे की भी प्रॉब्लम है और वो कहीं से फंड अरेंज कर रहा है, रेज कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सेलर विल अंडरस्टैंड दैट द डिमांड ऑफ हिज बिजनेस इज वेरी हाई. So in that situation, it might be possible that the seller is not going to negotiate a lot, or he is not ready to drop the price. Clear हो गई बात, समझ में आया किस किस सिचुएशन में प्राइस क्या रहेगा, है ना. सेलर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली चाहिए पैसा, तो ऐसे सिचुएशन में फटाफट जो भी मिल रहा है, जैसे आपने प्रॉपर्टी में भी ये चीज देखा होगा कि जब प्रॉपर्टी सेल करना होता है, अर्जेंटली किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे सिचुएशन में 2-4 लाख कम भी मिलता है, तो ही और शी इज एबल एग्री फॉर दैट, राइट. तो द सेम सिचुएशन, जिसके पास ज्यादा विलिंगनेस होगा, जिसकी ज्यादा हाई नेसेसिटी होगी, उस हिसाब से प्राइस अप एंड डाउन होगा. सेलर की नेसेसिटी ज्यादा, प्राइस डाउन होगा. बायर की नेसेसिटी ज्यादा, सेलर प्राइस बार्गेन नहीं करेगा, डाउन नहीं करेगा. आ रही बात समझ में? पॉइंट क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes. Next one is the economic climate. अच्छा, what is economic climate? I guess everyone knows about the economic factor. Economic factor is basically, here it is saying about the inflation and deflation, right? So inflation and deflation, about the market forces, about the monetary policy, about the fiscal policy, that is basically deciding the economic climate. GDP somehow, gross domestic product. If the GDP is high, it means the economic condition of the country is very good. If the GDP is low, the economic condition of the company is very worse, right? And the same situation happened in the COVID or pandemic. What happened? The GDP of so many companies was very, very deteriorate. Why it happened? Because of the COVID somehow hampered, or it become the hindrances for the development, right? कुछ भी चीजें, रिटेल बंद था, आपके मैन्युफैक्चरिंग जो सिर्फ नेसेसिटी आइटम से वो मैन्युफैक्चर हो रहे थे, सेलिंग और एक तरीके से जो ट्रांजेक्शन था वो पूरा स्टॉप हो चुका था. So here economic climate is also one of the reason for negotiating and for setting the price. ठीक है. अब यहाँ पर जो सेलर है, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, when business conditions are good and business is prosperous, अगर आपका बिजनेस बहुत प्रॉस्पेरस था, बेटर कंडीशन में था, सेलर बहुत स्ट्रॉन्गर कंडीशन में है, ड्यूरिंग अ रिसेशन इन द इंडस्ट्री और वेयर देयर इज अ पुअर जनरल इकोनॉमिक क्लाइमेट, द प्राइस ऑफ बिजनेस मे बी फोर्स डाउन. सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट रेट. एक कहते हैं ना मार्केट रेट क्या चल रहा है, वो वाला सिचुएशन है. अगर मार्केट में आपकी, अगर जो पर्सन है, जो सेलर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहा हो, ठीक है, और वो बहुत प्रॉस्पेरस बिजनेस रहा हो, लेकिन ड्यू टू द रिसेशन, जब रिसेशन आया तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे उसका वर्स्ट इफेक्ट पड़ा और उसका बिजनेस जो है वो डाउनग्रेड हो गया. तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो प्राइस है बिजनेस का, दैट कैन ऑल्सो डिक्लाइन और दैट कैन ऑल्सो रिड्यूस और दैट कैन ऑल्सो निगोशिएट, राइट. तो यहाँ पर इट टोटली डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक क्लाइमेट, और वी कैन से द मार्केट सिचुएशन. If the economic climate is better, good, then the seller is not going to negotiate if he or she is selling the business. But if there is a recession, ठीक है, so in that situation, the price of the business can be reduced. ठीक है, so the market factor is there, economic factor or market factor is there. Reason for sale, what is the reason for selling that business? What is the past of the business, right? What is the ability of the person to negotiate? How you are negotiating? What kind of terms? How you're convincing the seller? That also matters. And next one is the type of buyer. यहाँ पर एक सबसे last point है. This is the type of buyer. ठीक है.
अब जो बायर है वो किस टाइप का है, अगर जो पर्सन है नौसिखिया है, जिसको हम कहते हैं अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, so if the person is unexperienced, there is a high chance that he or she is going to pay the high amount for the business, because he or she is not able to negotiate and he or she is not able to understand the potential of the business. ठीक है, तो टाइप ऑफ बायर पे भी कई बार प्राइस डिपेंड करता है. एग्जाम्पल में देखिए, एन एक्सपीरियंस्ड बिजनेस पर्सन with extensive knowledge of industry and a strong negotiating skill could influence the seller. अगर जो सेलर को निगोशिएट करना, सेलर से निगोशिएट करना जानता है, एक्सपीरियंस से इंडस्ट्री में काफी साल बिताया है, तो ऐसे पर्सन के लिए वही बिजनेस का प्राइस बदल सकता है, चेंज हो सकता है. So the type of the buyer and his knowledge and capability is somehow also responsible for setting the price of the existing business in the market. So I guess this point is clear to all of you. Yes, ma'am. Clear? Okay. Yes, ma'am. So now there is one more point, that is information is the key. So in the next class we are going to understand about information is the key. प्राइस का तो हम समझ गए कि जब हम एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या क्या चीजों से प्राइस जो है इफेक्ट होता है, और जब हम बिजनेस को रन कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए. एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर हम परचेज करें तो क्या क्या चीजों का पे हमें कंसिडर करना चाहिए, और परचेज करने को, बिजनेस को परचेज करने का क्या एक प्रॉपर स्टेज है वो भी हमें समझ गया. स्टेज क्या था, फाइंड कीजिए एक सुटेबल बिजनेस, इंफॉर्मेशन निकालिए उस बिजनेस का, प्राइस डिटरमाइन कीजिए, डील कीजिए, ट्रांजैक्शन कीजिए फाइनेंशियल, और ट्रांसफर कर लीजिए बिजनेस, ठीक है, अपने नाम पे. और क्या स्टेप्स है जो हमें रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए देखना है, तो वो सारे मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए कि अगर आप बिजनेस खरीदिए या आप बिजनेस को स्क्रैच से शुरू कीजिए, लेकिन आपको रिस्क जो है दोनों के साथ एसोसिएटेड है. रिस्क मिनिमाइज तब हो सकता है जब आप चाहेंगे, इफ यू विल डू द सेल्फ इवैल्यूएशन, इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन द प्राइस, if you are able to evaluate or analyze the information, if you are able to collect the information which is relevant for the future prospects. So these are the reasons which is helpful for minimizing the risk, and which price is the right, and how what factors are affecting the price we already discussed, right? So I guess this point is clear. Points are totally clear to all of you. Everyone? Okay. So let's move toward our today's success story, and that is on Dream 11. ठीक है, तो कौशल की कुछ छूट गया था ना बिग बास्केट में. Yes, big basket वाला कुछ terms. Want to know that how many of you already heard about this name Dream 11? कितने लोगों ने सुना है? Raise your hand. Kaushal. And what about the others? What about the others? No, ma'am. नहीं. आंचल ने भी सुना है, कौशल ने भी सुना है, विश्वजीत, माहीन, मंजीत, आप लोगों ने नहीं सुना है? अंकित ने भी सुना है ड्रीम 11 के बारे में. Good. Okay, who is going to tell me that how you are enjoying this game? Yes, Kaushal, tell me. बेटिंग लगाया जाता है मैम क्रिकेट के बारे में मैम, प्लेयर्स वगैरह को सेलेक्ट किया जाता है मैम. So you are basically selecting the, इसमें क्या होता है, it is a kind of a app with a fantasy world type का ये है, जहाँ पर we have to do the betting, right? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Anything else you want to tell? CEO मैम हर्ष जैन मैम, CEO. हाँ हाँ, ठीक है. और ये किस तरीके से काम करता है, कौशल? मैम इसमें सेलेक्ट किया जाता है, मनपसंद प्लेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मैम. अच्छा, बेटिंग, और अगर वो हार गए गेम तो? मैम तो पैसा डूब जाए. वेटिंग लगाना हुआ मैम. So it is a kind of, yes, it's a bet, but it is legal or illegal in the India? Legal, in ma'am. India. Huh? Legal. Okay. Term and condition. There is a terms and condition which is already disclosed to the people, like that is the same like Teen Patti, right? Yes. So in short, sponsorship अभी कर रहा हूँ मैम इसका. हाँ, बिल्कुल. So I'm sharing the screen, so you all are able to see. So I am not using slide today, but tell me about the experience, what you faced when you basically use this Dream 11 app. What is your experience? मैम एक्सपीरियंस तो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा मैम.
अच्छा, एक दो एक्सपीरियंस बार अच्छा था। आईपीएल में बेट लगा चुका है मैम ड्रीम 11 में। अच्छा, ड्रीम 11 आईपीएल में लगा लिया था बेट, फिर क्या हुआ? मैम लॉस में ही चले गए। अच्छा, तो इट्स टोटली डिपेंड प्रिडिक्ट किए अपॉन थे द प्लेयर मैम, सही नहीं उतरा वो, प्रिडिक्ट किए मैम प्लेयर उसका तो। whatever you predicted that was not right, and your यस money जो था आपका वो that was in loss, right? यस मैम। And what about like the maximum or minimum amount? मैम मैक्सिमम आप वो स्टार्ट कर सकते हैं मैम। What is minimum amount which you can use for Dream 11? मैम बताइए। वो तो आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं मैम। So 49 it's मैम। basically there is no minimum or maximum. 49. 100 से मैम ले जा सकते हैं मैम इसको 2 लाख तक। मतलब its maximum is 2 lakh and minimum amount which you can use for in the 100 Dream 11 rupees. that is 100 rupees. यस Okay, so the amount is totally this is totally your choice that what amount you are going to bet, in short, right? अकाउंट विड्रॉल भी कर सकते हैं जीतने के बाद। And that is basically connected with the account, Yes, ma'am. right? So you can even get that amount in Dream 11 account or as well as in your bank account, and you can shift it to your account. Okay, so let's start with the story of Dream 11. We are able to understand that what the basic thing is. So this is Dream 11, and I guess the people who love cricket, they are basically understand that how Dream 11 is working. So it is a fantasy sport type, and it's but basically who are the target customer for Dream 11? The young people or the people who love sports. ठीक है? So with fantasy sports जो था आपका, यहाँ पर सिर्फ आप गेम को एंजॉय नहीं करेंगे being a spectator, but you will create a imaginary team. So imaginary team रहेगा जिसमें आप एक of real players, मतलब एक रियल प्लेयर्स जो हैं उसका आप एक इमेजिनरी टीम खुद से बना सकते हैं। आप रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं अगर आपकी इमेजिनरी टीम ने परफॉर्म बेटर किया तो। बट हियर देयर इज अ रिस्क व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस गेम, दैट वंस यू विल बेट for 2000 rupees, then in case if you will win, you will get more money than that, otherwise that 2000 rupees you can lose as well. ठीक है? So there it is work according to the betting system. So when this Dream 11 was introduced, so Dream 11 was founded back in 2008 by the two young talented founders or person. The first one is Harsh Jain and Bhavit Sheth. ठीक है? Bhavit Sheth and Harsh Jain. So these two young people are the founder of Dream 11. And they both are also a pioneer for the fantasy gaming segment. ठीक है? Pioneer, why I was saying that the person who will initially start a new innovative work or basically they contribute to the society, a social development, they are known as the pioneer. So they both are the pioneer in the fantasy gaming segment. And Dream 11 is the first Indian gaming company to enter in the Unicorn Club. ठीक है? अब ये कहाँ से इसकी जर्नी शुरू हुई? इट वाज स्टार्टेड, इट इज अ मुंबई बेस्ड स्टार्टअप, मतलब इसको कहाँ पर शुरू किया गया? मुंबई में स्टार्ट किया गया, और इंडिया के ये 10 इनोवेटिव कंपनीज के लिस्ट में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी कंपनी की हाईलाइट देखते हैं कि हाउ इट इज वर्किंग। सो इट्स हेडक्वार्टर इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन मुंबई. It is founded by Harsh Jain and Bhavit Sheth. Industry is fantasy gaming. Founded year 2008. Total funding अगर देखा जाए 2021 का तो it's around $1.62 billion and total valuation is $8 billion, and this information is till 20 November 2021. Revenue is cut 2070.4 crore according to 2020. Parent organization क्या है? Work under the Dream Sports. ठीक है? And the website is here dream11.com. Okay, so let me tell you about the founders and the team. So there are two person, Harsh Jain and Bhavit Sheth. These two person is responsible for starting such interesting game. ठीक है? अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. Harsh Jain जो है, he is graduate from University of Pennsylvania. ठीक है? पेंसिल्वेनिया विथ एन MBA फ्रॉम कोलंबिया बिजनेस स्कूल. तो इनका एजुकेशन कहाँ से हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, एंड कोलंबिया बिजनेस स्कूल से इन्होंने MBA किया है.
ड्रीम 11 से पहले ही लॉन्च एंड सक्सेसफुली एक्विजिशन ऑफ रेड डिजिटल। इससे पहले इन्होंने एक रेड डिजिटल नाम की बिजनेस को भी स्टार्ट किया, सोशल मीडिया एजेंसी है। और इनका विजन क्या था? हिज विजन विद द ड्रीम 11 इज टू एंटरटेन द स्पोर्ट्स फैन। व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू that the person who is very much interested in the sports games, this Dream 11 is for those people. ठीक है. Next one is Bhavit Sheth. He is a co-founder and the COO. ठीक है. Chief Operating Officer है. ठीक है. And the CEO, Chief Executive Officer. So he is a COO of Dream 11 and he is an engineer. ये एक engineer है और इन्होंने MBA किया है Bentley University, Boston से. And where is Boston? Boston is in USA. तो बॉस्टन से इन्होंने यहाँ इन्होंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने MBA किया बेंटली यूनिवर्सिटी से और आगे चल के इन्होंने डिप्लोमा भी किया ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज में। सो आई गेस एवरीवन नोज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, राइट। और इन्होंने ई कॉमर्स में जो डिप्लोमा किया है ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी पे, ही डिड इट फ्रॉम द हार्वर्ड। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट हिज एजुकेशन। तो भावित जो है ये ही इज अ को-फाउंडेड एंड इन्होंने भी ड्रीम 11 हर्ष के साथ मिलकर के शुरू किया। एज ही इज अ COO, ही इज नॉट अ CEO, ही इज अ COO। इनका मेन प्राइम फोकस किस चीज पे था? दैट इज ओवर द ऑपरेशनल एक्सीलेंस, बिकॉज ये ऑपरेट करने का जितना काम है, लाइक स्मूथली ऑपरेशन हो इस पर्टिकुलर गेम का, तो इस पे इनका ज्यादा फोकस रहा है। What he focused on the best trusted and user focused experience via operational excellence throughout the company process. So he basically focused on the operational strategy. ठीक है. Now what is the parent company of Dream 11? That is Dream Sports. ठीक है. Okay. So let me tell you about the history. So हर्ष जैन और भावित जो स्टेट है, ये चाइल्डहुड स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट है। हु इज इंथुजियास्ट? हु इज ऑलवेज वेरी मच क्यूरियस टू डू समथिंग न्यू, डिफरेंट, खुशी, इंटरेस्टेड, वो वाली चीज है। तो हर्षजन और भावित से जो है वो बचपन से इस तरीके से थे एंड दे को फाउंडेड द ड्रीम 11। और बेसिकली द IPL, द इंडियन प्रीमियर लीग जो है, ये इसका कैटलिस्ट है फॉर द न्यू फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री टू इमर्ज। तो IPL के थ्रू दे गॉट द आइडिया टू स्टार्ट द ड्रीम 11। ठीक है। अगर हम कंट्री की बात करें तो बिलियन में ऐसे लोग हैं जो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं, क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा हैं। और हर्ष और भावित जो है उन्होंने कंपनी को इसी बिलीफ के साथ क्रिएट किया ताकि ये जो है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बने और ये कहीं ना कहीं दोनों को प्रॉफिट प्रोवाइड करे। हर्ष जो है इन्होंने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की पेंसिल्वेनिया और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से, ही रिटर्न टू इंडिया, वापस से इंडिया वापस आ गए and to solve a fantasy game problem, and at that time he was very much indulged in all these things and he invited others to join a finding a faster solution to the problem. The fantasy game में बहुत सारी problems थी, बहुत ज्यादा यहाँ पर साइंटिफिकली चीजें नहीं चल रही थी, तो he was basically he want कि इनकी प्रॉब्लम में बाकी लोग भी जुड़े। Many laughed at him, बहुत लोग उन पे हंसे कि like what kind of thing you are going to start, like the people are not believing on those things, that is unrealistic for them. So that happened. He basically criticized, so many people laughed at him. But जो उनके हर्ष के जो क्लासमेट थे भावित सेठ decided to join him for a larger party. तो इन्होंने डिसाइड कर लिया दिस भावित सेठ ने कि मैं हर्ष को ज्वाइन करूंगा। So they both are like, I guess they are from the school, से वो एक दूसरे को जानते थे। In 2012, the company launched its first premium. It's not premium, it's premium service, right? तो 2012 में कंपनी ने प्रीमियम सर्विस के साथ को स्टार्ट किया, मतलब कि यहाँ पर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। एंड आफ्टर दैट द रियल जर्नी जो था इट्स बिगन। एंड उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया। सी इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर डूइंग द स्टार्टअप, राइट? So they sought out others investors, invited them to join his venture. So what is the mission of Dream 11? What is the mission and vision? So the first, if we'll talk about the vision, so जो Dream 11 है उसका vision क्या है? तो बोल सकते हैं is to make fantasy sports out of every sports fan's life. यानी जितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है उनके लाइफ का ये पार्ट बन जाए फैंटेसी स्पोर्ट्स। दिस इज द विजन।
ठीक है। एंड विजन एंड मिशन जो उन्होंने एक जगह पे आपके सीईओ हर्ष जैन ने इंटरव्यू हुआ था उनका 24 नवंबर 2021 को, तो उन्होंने मेंशन किया खुद से कि व्हाट इज द विजन एंड मिशन ऑफ दिस कंपनी, दैट इज आवर that to create an entrepreneur-led virtuous cycle of investment, innovation, wealth creation for all the stakeholders in the sports ecosystem. So he is taking a sports as an ecosystem which is surrounded all the time. We are surrounded with the ecology. He is talking about the Dream 11. Okay. What is the name, tagline, and logo? So we all are able to see that this is a trophy type of logo is there of the Dream 11, and it is written with the red and white. Okay. So nowadays, even it's not about that it is attached with the cricket only, but that is attached with the football and other type of games as well, जैसे Pro Kabaddi League, ये सब के साथ भी अब Dream 11 अटैच हो चुका है, ठीक है। Dream 11 जो है इन्होंने लॉन्च किया था अपना एक कुछ रिसेंट कैंपेन, और इसमें इन्होंने एक टैगलाइन यूज किया था, टीम है तो मजा है, ठीक है। फिर इसको बाद में इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था, इफ देयर इज अ टीम, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, इफ देयर इज अ टीम देयर देन देयर इज फन। टारगेट मार्केट कौन होंगे टारगेट मार्केट? आई गेस तो तुम लोगों को तो ये चीज पता लग ही गया होगा, हु इज द टारगेट पीपल एंड इन विच मार्केट दे आर टारगेटिंग, ठीक है। सो द young people and the people who love sports, they are the target people, and the जो enthusiasts और sports lovers जो थे ज्यादातर कौन से एज ग्रुप के थे? The age group if we'll talk that is 20 to 35. I guess इन्होंने ज्यादा एज बता दिया है, मुझे तो लग रहा है 15 ईयर से आजकल लोगों को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी हो जाता है इन शॉर्ट। तो बट स्टिल द रेंजिंग इज 20 to 35 years, एंड इसका जो एज है, इन्होंने पार्टिसिपेंट्स का जो एज है वो खुद इन्होंने 20 to 35 ईयर्स रखा है, इससे कम एज के बच्चे अलाउड नहीं है। तो कौशल, हाउ यू बेसिकली प्लेड ड्रीम 11? 20 to 35 ईयर्स है। कौशल कुमार, how you played this game? The age is 20 to 35 years. yes मैम, कोई भी खेल सकता है उसमें, और क्या मैम। अच्छा, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं इसका मॉडल कैसे काम करता है, हाउ दिस मॉडल इज वर्किंग। टर्म एंड कंडीशन पढ़ना है। हाँ, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में देखिए, जो ड्रीम 11 है डज नॉट मोनेटाइज इट्स कंपनी थ्रू गूगल एड्स और एड एजेंसीज, कोई एड एजेंसी वगैरह से इनका कोई मोनेटाइज कुछ भी नहीं हो रहा है। बस यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज बाय होस्टिंग द फैंटेसी गेम ऑन देयर वेबसाइट। तो अर्लियर इट वाज ट्राइड टू गूगल एडसेंस के थ्रू करना चाह रहे थे, बट सिंस दे स्टॉप्ड एंड नाउ दे आर बेसिकली स्टार्टिंग इट इन द डिफरेंट वे। इसका 3 सपोर्ट सिस्टम है, प्रीमियम, प्राइवेट, ठीक है, and they charge a fee for more than 20% of the total amount earned in the grant or small league. So they are charging a fee, मतलब 20% इनका fee है। Okay, if the revenue model if we'll talk, अगर कोई entry level fee जो है participant का participate करने का वो है, और उसके अलावा जो इनको यूजर्स अर्न है, मतलब एक परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भी है, उस हिसाब से लगभग 15 से 20% ये प्रॉफिट उसमें से ले लेते हैं। लिया है क्या कौशल प्रॉफिट आपसे? ऐसा तो नहीं हुआ मैम, कॉइन मिलता है मैम डाउनलोड करने। सो बेसिकली वट एवर द एंट्री लेवल फी जो भी है वो इनका एक रेवेन्यू है, और वट एवर द प्लेयर्स आर, जैसा परफॉर्मेंस होगा, जितना बेनिफिट होगा, उस हिसाब से 15 to 20% इनका टोटल पूल होता है। तब वो काटता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल उसी चीज सेंस में कह रही हूँ, इफ दैट विल बी इन द प्रॉफिटेबल देन दे आर गोइंग टू टेक द 15 to 20%. Okay, so this is and what is the challenges what Dream 11 faced? No doubt there is a legal obstacles because it is somehow it is related with the betting, right? So bet करना कहीं ना कहीं legal obstacles था, government के हिसाब से terms and conditions आपको provide करना है, business market में locate करना, लोग का trust जीतना, so these things are somehow they basically these challenges they face, ठीक है, and planning and implementing the appropriate technology. So this is something, these are the challenges what the startup, this is a normal startup challenges, it's not about the Dream 11, every startups are basically facing the problem, right? And no doubt they got their investors, कौन-कौन इनके investors हैं? Falcon Edge, DSP Global, Tiger Global, Redbird Capital, so these are basically their investors, right? So for today I guess these points are ये सारे आपको clear हो गए होंगे, ये सारे points
for today's class, I get asked whatever is left a big basket, we are going to complete it, and then Ma'am, after that, Godrej, ma'am. okay. So then we'll start with the new success story, and we are going to complete the purchasing of the existing business. So okay, see you all in the next class. Anyone have any No, doubts? ma'am. अच्छा, ma'am.